हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम को लेकर एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है लैंग्वेज यानी भाषाओं को लेकर। जैसा कि आप जानते हो सीटेट एग्ज़ाम में हमें दो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो अगर आपने इन दोनों लैंग्वेज में से सीटेट एग्ज़ाम के लिए कोई एक लैंग्वेज संस्कृत भाषा चुनी है तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सीटेट एग्ज़ाम में संस्कृत भाषा में जो 15 नंबर के क्वेश्चन पैराग्राफ पर पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने की ट्रिक। आपको केवल मैं एक ट्रिक बताऊंगा और इसके द्वारा आप 15 नंबर के क्वेश्चन जो पैराग्राफ पर पूछे जाते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको संस्कृत भाषा बिल्कुल नहीं आती है तब भी आप आसानी से 15 नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। साथ ही हम देखेंगे कि 15 नंबर की जो संस्कृत भाषा से पेडागोजी पूछी जाती है उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ट्रिक। एक ट्रिक बताऊंगा, इसके द्वारा आप 15 नंबर में से मैक्सिमम नंबर लेकर आ जाओगे। तो इस तरह से आप 20 और 20 प्लस संस्कृत भाषा में नंबर लेकर आओगे और इससे आपका सीटेट एग्ज़ाम आसानी से पास हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो सीटेट एग्ज़ाम आपका कुछ नंबरों से रह जाता है उसमें सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो यही करता है कि लैंग्वेज 2 में हमारे नंबर कम रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप आसानी से 20 और 20 प्लस स्कोर कर ले जाओगे और इससे आपका सीटेट एग्ज़ाम आसानी से पास हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो पैराग्राफ सॉल्व करने की इस ट्रिक को मैं ऐसा नहीं है कि बोलकर ही आपको बता दूंगा, मैं पैराग्राफ लूँगा जो कि सीटेट एग्ज़ाम में ही पूछा गया पैराग्राफ है और उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी मैं लूँगा। उसके द्वारा ही मैं आपको इस ट्रिक को बताऊँगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। तो चलिए देखिए, मैंने ये पैराग्राफ लिया हुआ है। वैसे तो आप जानते हो दो पैराग्राफ पूछे जाते हैं संस्कृत भाषा में, एक गद्य का और एक पद्य का। तो गद्य में आपको 9 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे और पद्य में 5 से 6 क्वेश्चन, यानी लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले गद्य का पैराग्राफ लिया हुआ है, फिर मैं इसके बाद पद्य का लूँगा, फिर पेडागोजी देखेंगे हम। ओके, इस तरह से सीक्वेंस में चलेंगे। अब ये देखिए, गद्य का मैंने जो पैराग्राफ लिया है इसका कुछ पार्ट लिया है मैंने और 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। इनके द्वारा ही मैं आपको इस ट्रिक को समझा दूंगा, क्योंकि 9-10 क्वेश्चन तो यहाँ लेना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए आप इतने से ही समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन इस तरह से दिए जाएंगे कि आपको जो है लिखना नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन चूज करना होता है। वैसे तो हमने जो छोटी कक्षाओं में पैराग्राफ सॉल्व किए हैं तो आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता था और नीचे क्वेश्चन वो हमें लिखने होते थे, लेकिन यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो ये थोड़ा सिंपल हो जाता है सॉल्व करना। तो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसका कुछ पार्ट है मैंने ऊपर से लिया हुआ है और इसमें जो क्वेश्चन नंबर बने इसको हम पढ़ते हैं। इस पर देखिए हम चलते हैं, लेकिन मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि आपके बीच में एक बड़ा डाउट रहता है कि हम संस्कृत लैंग्वेज के लिए पेडागोजी अलग से पढ़ेंगे या फिर उसके लिए आपको अलग से पेडागोजी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपने हिंदी भाषा में पेडागोजी पढ़ी है वही संस्कृत भाषा की होती है, वही सब कुछ होता है। बस डिफरेंस ये रहता है कि वहाँ पर हिंदी में लिखी हुई होती है और संस्कृत में आप पढ़ोगे तो संस्कृत भाषा में लिखी हुई होगी, लेकिन है तो सब एक ही चीज़। सभी शिक्षण विधियाँ वही हैं, वही भाषा कौशल, बच्चे को कैसे पढ़ाना है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हिंदी में आप कोई दूसरी तरह से पढ़ाओ, संस्कृत में कोई दूसरी तरह से, नहीं, सब वही एक जैसा ही है। बस मैंने बताया भाषा का अंतर होता है। तो पेडागोजी संस्कृत भाषा के लिए अगर आपको तैयार करनी है तो हिंदी वाली ही करना, हिंदी वाली ही पढ़ो अच्छे से। ओके, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों से संस्कृत भाषा की, बस आपका आसानी से पेपर हो जाएगा। तो ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर लेना मैंने जो बताया आपको। चलिए अब सीखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। देखो, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। अब मैं आपको एक और बात यहाँ पैराग्राफ की बता देता हूँ कि हम जब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं तो आपको जो उत्तर मिलेंगे वो शुरू से ही स्टार्ट करना है, शुरू से स्टार्ट करना है। ध्यान देना, जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट है वहाँ से पढ़ना है, वहाँ से उत्तर मिलते हैं। और एक और बात होती है पैराग्राफ में कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ये यहाँ पर पूछा गया और इसका उत्तर मान लीजिए इस लाइन में मिल जाता है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हो तो इसका उत्तर ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली लाइन में मिल जाएगा, नीचे ही मिलेगा। तो नीचे की ओर, जैसे जैसे आप क्वेश्चन में नीचे की ओर जाते जाएंगे वैसे ही पैराग्राफ में भी आपको नीचे की ओर आना पड़ेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो कम समय लगेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब से ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो वो जो पैराग्राफ होता है वो थोड़ा छोटा कर दिया गया है, जितना कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे उतना आता है।
तो वहाँ भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं पैराग्राफ के। देखो बड़ी ही बढ़िया ट्रिक है, समझो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा गया है इसे हम पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है जनाम किम कृत्वा आत्मानम धन्य मन्यते। हमें कुछ नहीं आता है अर्थ निकालना, हम कुछ नहीं जानते हैं, क्या करना है आपको। देखो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा, सीधी सी बात है। अब ये कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अब क्वेश्चन पढ़ना है। पहले स्टेप जान लेना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, प्रश्न पढ़ना है पहले, फिर आपको अपने पैराग्राफ में जाना है ऊपर से, और पैराग्राफ को पढ़ना है और देखना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, इसमें जो शब्द यूज हुए हैं, इसमें जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये शब्द पैराग्राफ की किस लाइन में दिए हुए हैं। ओके, तो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। पहले स्टेप में अपना क्वेश्चन पढ़ना है, अपना प्रश्न पढ़ना है, और प्रश्न में देखना है कि जो इसमें शब्द यूज हुए हैं वो आपके पैराग्राफ की किस लाइन में आ रहे हैं। बस उस लाइन को ढूंढ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आंसर किस तरह से लगेगा। तो चलिए ढूंढते हैं। मैंने क्या बताया, शुरू से पढ़ना है, तो मैं पढ़ता हूं। देखो इसमें शब्द क्या यूज हुए हैं, जनाम, और ये कृत्वा तो क्वेश्चन मार्क है, आत्मानम धन्यम मन्यते। इस तरह से ये कुछ वर्ड आपको मिल जाने चाहिए, कुछ शब्द आपको मिल जाने चाहिए। तो मैं पढ़ता हूं। देखो पावन सलिला नर्मदा अस्माकम प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरित अस्ति। तो इस लाइन में तो कोई शब्द है नहीं इनका। चलिए आगे चलते हैं फिर। ऐसा एव रेवा इति नामनापि प्रसिद्धा। इस लाइन में भी कोई शब्द नहीं है जो इसमें यूज हुए हैं इस हमारे क्वेश्चन में। अस्या तटे अनेकानि तीर्थ स्थानानि सन्ति। इस लाइन में भी कोई नहीं है। आगे चलते हैं। प्राचीन कालादेव अस्या तटे तपस्यावना स्थानानि सन्ति। इसमें भी कोई शब्द नहीं है जो इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं, इस प्रश्न में यूज हुए हैं। अब देखिए ये वाली लाइन है, अतः नर्मदाया परिक्रमणम कृत्वा जना आत्मानम धन्यम मन्यते अत्यम नैसर्गिकम सौंदर्यम दर्शनीयम। देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो और इसको देखो इसमें ये जनाम कृत्वा आत्मानम धन्यम मन्यते शब्द यूज हुए हैं इस प्रश्न में। और इस लाइन को देखो इस लाइन में ये आ रहे हैं, कृत्वा जनाम आत्मानम धन्यम मन्यते। बस आपको यही लाइन ढूंढनी होती है कि प्रश्न में जो शब्द यूज हुए हैं आपको ढूंढना है पैराग्राफ में, वो किस लाइन में आ रहे हैं। लाइन ढूंढ ली, यस। इस पे हमारा क्या हो गया, लॉक हो गया ये लाइन। अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप। ढूंढ ली हमने लाइन, दूसरा स्टेप अब आपको देखने हैं अपने चारों विकल्प, जो आपको इनमें से एक सही लगाना है। चारों विकल्पों को देखना है और देखना है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के शब्द आपके इस लाइन में आ रहे हैं। तो क्या कहा मैंने दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में आपको देखना है ये जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें से आपके किस विकल्प के शब्द इस लाइन में आ रहे हैं जो आपने लॉक की है लाइन। ओके, तो मैं देखता हूं। देखो पहला वाला विकल्प है, इसमें शब्द है नर्मदाया परिक्रमणम कृत्वा। दूसरे जो विकल्प है इसमें खजूरा वृक्षमा, और सी में आकंठम भोजनम कृत्वा, डी में तटे शयनम कृत्वा। तो मैं देखूंगा इन चारों विकल्पों के जो विकल्प है इनमें जो शब्द यूज हुए हैं इन शब्दों में से कौन सा आपके इस लाइन में आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये हमारी लाइन है और इसमें पहले ही लिखा हुआ है नर्मदाया परिक्रमणम, और ये हमारी किस विकल्प में है, ये शब्द पहले वाले में है। देखो नर्मदाया परिक्रमणम कृत्वा। कोई नहीं, एक दो वर्ड तो आगे पीछे होंगे, बस आपको मेजर देखना है, नर्मदाया परिक्रमणम। तो बस आंसर क्या होगा, यही हो गया। देखो लग गया ना, कोई अर्थ हमने निकाला, कुछ भी हमने कोई व्याकरण यूज नहीं की, बस जो मैंने आपको बताया था कॉमन सेंस या ट्रिक, उसके द्वारा आपने आंसर ले लिया। तो दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको चारों विकल्प देखने हैं और देखना है कि किस विकल्प के शब्द आपकी जो लॉक की हुई लाइन है उसमें यूज हुए हैं। तो मैंने देखा कि मेरा पहला विकल्प था जिसमें शब्द है नर्मदाया परिक्रमण, और ये मेरी लाइन में आ रहे हैं, तो मेरा आंसर यही सही हो गया क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन चलता हूं, जो दूसरी तरह का क्वेश्चन होता है। आइए इसको पढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं। दूसरी तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं पैराग्राफ से, उसमें आपको एक शब्द दिया जाता है और उसका समानार्थक शब्द पूछा जाता है पैराग्राफ से। तो उसको कैसे आप बताओगे, देखो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, उद्भवती पदस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदस्मनि प्रयुक्ता, उसे लिखिए। तो थोड़ा सा तो देखो हिंदी वाला ही शब्द है, समानार्थक शब्द, एक जैसा शब्द। ओके, तो इसमें पूछा गया कि ये जो उद्भवती जो पद है, जो शब्द है,
इसका समानार्थक शब्द आपके इस पैराग्राफ में कौन सा है। मतलब ये जो उद्वती शब्द है इसकी जगह, मतलब अर्थ तो उसका उद्वती के समान ही होता है, लेकिन इसके जैसा, जैसे हम पर्यायवाची नहीं पढ़ते, पर्यायवाची में अब मान लीजिए आप सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची आप रवि पढ़ते हो, तो इस तरह से है ना। तो उद्वती का एक पर्यायवाची है जो इस पैराग्राफ में है, वो क्या है वो आपको बताना है। ओके, और उसका अर्थ इसी के समान है। तो कैसे ढूंढोगे, देखो इसकी भी अच्छी ट्रिक है। समानार्थक शब्द जब क्वेश्चन में पूछा जाए तो कैसे ढूंढोगे, बिल्कुल आसान है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने ऑप्शनों को देखना है, चारों ऑप्शनों को। ओके, चारों ऑप्शनों को देखना है, फिर आपको पैराग्राफ में देखना है कि इन चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन का शब्द आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है। क्या कहा मैंने, ऑप्शन को देखना है, ऑप्शनों में से आपको देखना है कि किस ऑप्शन के शब्द आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है। जो शब्द आपके इस ऑप्शन का लिखा हुआ होगा पैराग्राफ में, वही आंसर आपका हो जाएगा। तो मैंने देख लिया, ए ऑप्शन में वेगन धावती, सी में नृत्यम करोति, बी में प्रादुर्भवति और डी में समाहित करोति। अब मैं देखूंगा पैराग्राफ में, पढ़ूंगा कि इनमें से चारों में से कौन सा शब्द इसमें यूज हुआ है, तो जो यूज हुआ होगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, मैंने क्या कहा, शुरू से स्टार्ट करना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर दोगे तो शुरू से पढ़ना है, लेकिन ये है कि इतना मुझे मालूम हो गया कि इस लाइन से इसका आंसर नीचे ही होगा, ऊपर तो होगा नहीं। तो मैं ऊपर बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लूंगा, 1% बस। पावन सलिता नर्मदा, इसमें जीवनदाया अस्थि नहीं है, इसमें कोई शब्द नहीं है। असी तटे स्थानीय तपस्या स्थानीय संति आता है नर्मदा, इससे नीचे ही मिलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से ध्यानपूर्वक पढ़ना, जिस लाइन में आपने उत्तर दिया है उससे नीचे जब आप आओगे तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अनूपपुर मंडले अमरकंटम नाम पर्वतो अस्ति, इस लाइन में भी कोई शब्द नहीं है इन चारों में से, तो इसमें भी आंसर नहीं है। तत एव नर्मदा प्रादुर्भवती, देखो मिल गया, प्रादुर्भवती ये रहा शब्द। ओके, और देखो ये रहा हमारे ऑप्शन में, ये दिया हुआ है, हो गया आंसर, बस यही आंसर हो गया हमारा। ओके, तो इस तरह से आपको देखना है। प्रादुर्भवती आ गया हमारा पैराग्राफ में, और ऑप्शन में भी प्रादुर्भवती दिया हुआ है। तो उद्भवती का जो समानार्थक शब्द होगा ये प्रादुर्भवती होगा। तो इस तरह से आपको अपना विकल्प लगाने हैं। तो इसी तरह के नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 1-2 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सिंपल मिल जाएंगे, उनमें कुछ ना कुछ संधि वगैरह पूछ लेगा जिन्हें आप आसानी से कर पाओगे। ओके, संधि नहीं, विलोम शब्द पूछ लेता है ज़्यादातर, और विलोम शब्द वही होते हैं हिंदी वाले, बस थोड़े से संस्कृत में वो क्या करता है, हलंत या फिर विसर्ग वगैरह लगा कर दे देता है, बस इतना सा होता है, तो उसे आप कर लोगे। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। ओके, सारे स्टेप याद रखना जो मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये तो हो गया हमारा गद्य का पैराग्राफ सॉल्व करने का तरीका। पद्य का भी यही है, लेकिन हम करेंगे, हम देखेंगे। ओके, पद्य का भी तरीका यही है, लेकिन पद्य का भी हम करेंगे। तो आपको अब इसमें नोट क्या करना है, कर सकते हो, करना हो तो आप नोट कर लें, फिर मैं अब पद्य का पैराग्राफ लिख लूँ, उसको सॉल्व करना सीखेंगे, फिर पेडागोजी पर चलते हैं। आइए तो देखते हैं कि संस्कृत भाषा में जो पद्य का पैराग्राफ दिया जाता है और उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर हम किस तरह से लगाएंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, गद्य में वही ट्रिक यूज़ होगी, और आप देखोगे जबरदस्त ट्रिक है, और आंसर देखना किस तरह से निकलेंगे। तो ये भी प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है, 2019 में पैराग्राफ, और ये 2 क्वेश्चन लिए ताकि मैं आपको इसको समझा सकूँ किस तरह से आपको आंसर छांटने होते हैं। ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्लियर है। हमें संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तब भी देखना क्वेश्चन होंगे, आपको अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि देखिए संस्कृत के क्वेश्चनों का आंसर हम कब दे पाते हैं, अगर आप संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कर पाओ तब, लेकिन वो हम नहीं जानते हैं, तब भी आप कर पा रहे हो क्वेश्चन। ये अभी आपने गद्य में देखा, पद्य में भी देखोगे। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन में कहा गया कि वहिना प्रदीप्ते ग्रहे किम नापयुक्तम भवति। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या पूछा है इसने। ओके, मुझे अर्थवर्थ नहीं निकालना था, बस मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बताया कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो प्रश्न दिया हुआ है, इसमें जो शब्द यूज हुए हैं, इसमें जो ये शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से देखो कि आपको अगर अपने पैराग्राफ में जाना है, जो पैराग्राफ दिया हुआ है, और देखना है कि किस लाइन में ये जो प्रश्न में शब्द यूज हुए हैं, जो उपयोग हुए हैं, जो प्रयोग हुए हैं, वे किस लाइन में लिखे हुए हैं। बस उस लाइन को लॉक करो, उसको ढूंढो पहले। तो चलिए ढूंढते हैं। वहिना प्रदीप्ते ग्रहम किम युक्तम, 2-3 शब्द याद रखना, वहिना प्रदीप्ते ग्रहम। चलो तो शुरू से स्टार्ट करना है, देखना शुरू से करना है। तो विक्रतम नेव गच्छन्ति संदो, इसमें कोई शब्द नहीं है, ये भी नहीं है हमारी लाइन। अविष्टेतम महासर्पे चंदनम ना विषायते, इसमें भी नहीं है। मनस्येकम
वचनेस्येकम कर्मण्येकम महात्मानम, इसमें भी नहीं है। मनस्यन्यद वचनस्यम कर्मण्यम तुरतमानम, इसमें भी नहीं है। चिंतनीय विपदा यादावेव प्रतिक्रिया, पता नहीं यार संस्कृत पढ़ी ना जाती। ना कपूनखम युक्तम प्रदीप्ते वही ना ग्रहे। देखिए इस लाइन को ध्यान से देखिए, इसमें जो शब्द है वहीना प्रदीप्ते ग्रहम युक्तम, ये जो मैंने गोल गोल करे क्या ये शब्द इसमें है नहीं? वहीना प्रदीप्ते ग्रहम युक्तम ये आ रहे हैं, बस यही लॉक होगी हमारी लाइन। यही वो लाइन है जो आपको आंसर देगी। अब मैंने क्या बताया, अब आपको देखने हैं अपने चारों विकल्प जिनमें से एक सही होगा और देखना है कि किस विकल्प का शब्द इस आपकी लॉक की हुई लाइन में आया हुआ है। तो अब देखें, इसमें पहले विकल्प में जल संरक्षण में, क्या इसमें जल संरक्षण है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें अभी देखो इसे सी देखें, केवल धावनम है इसमें, इस लाइन में लॉक की हुई लाइन में नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या छोर कर्म डी जो है छोर कर्म क्या इसमें है? नहीं है, ये भी आंसर नहीं हुआ। कूप खनम ऑप्शन बी देखो, कूप खनम में जो शब्द है ये तो रहा कूप खननम। ओके हो गया ना आंसर, यही आंसर हो गया। देखिए कहीं पर हमें शब्द का अर्थ संस्कृत का निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी और आंसर हमने दे दिया, तो सही है। ऑप्शन देखना है और देखना है कि किस ऑप्शन के शब्द आपकी लॉक की हुई लाइन में आए हुए हैं, वही आंसर आपका हो जाएगा। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब मैंने बताया जैसे ही आप क्वेश्चनों में नीचे की ओर आते जाओगे तो पैराग्राफ में भी आपके आंसर नीचे की ओर चलते जाएंगे। अब मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिला तो इसका मतलब है दूसरे का नीचे जाकर मिलेगा। ओके, फिर भी आप थोड़ा सा ट्राई कर लेना, 1% वैसे चांस है ही नहीं, सब नीचे ही जाते हैं। ओके, तो ये भी एक बड़ी लाइन है क्योंकि ये हमारा समय बचाएगी। आपको किस तरह से मैनेज करना है पैराग्राफ को, किस तरह से पढ़ना है। आप नीचे जाते जा रहे हो क्वेश्चन में तो आपको पता होगी कि हाँ मैंने ऊपर यहाँ आंसर मुझे पहले क्वेश्चन का मिला है तो दूसरे का मुझसे इससे नीचे ही मिलेगा, तो मैं नीचे उससे नीचे जो लाइन है उनको ध्यान से पढ़ूंगा या ध्यान से पढ़ूंगी। ओके, तो इस तरह से आपका शब्द भी वो समय बचेगा एग्जाम में और आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इसमें बोला गया दशनम करोति इति पदस्य समानार्थक शब्द है श्लोके प्रयुक्ता तचित्वा लिखत। इसमें बोला गया है कि दशनम करोति ये जो पद है इसका समानार्थक शब्द बताइए जो इस पैराग्राफ में दिए हुए पैराग्राफ में यूज हुआ है, जो प्रयोग हुआ है, तो वो ढूंढना है। अब हम नहीं जानते कि दशनम करोति का क्या मतलब होता है, मैंने बताया आपको क्या करना है, आपको अपने ऑप्शन देखने हैं और जिस ऑप्शन का शब्द आपका इस पैराग्राफ में लिखा हुआ होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन है खादति बच्चति दसति खादनम करोति। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से पढ़ना है नीचे की ओर। देखते हैं इन चारों में से कौन सा शब्द इसमें यूज हुआ है, कौन सा इसमें उपयोग हुआ है। तो मैं देखता हूँ सेवित तयो महावृक्षा फल छा यास्मन भवति, पता नहीं क्या है। यदि तेवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते सपूर दर्जन यो मरधे वरम सर्पो ना दुर्जनम, इसमें भी नहीं है। देखिए इन चारों में से कोई सा शब्द आया, अभी तक नहीं आया। सर्पो दसति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे, इस लाइन को देखो ध्यान से और इस शब्द को देखो, दसती है आपके ऑप्शन में किसी में दिख रहा है दसती, ये तो रहा, यही आंसर हो गया। ओके, यही आंसर हो गया। वैसे मैं बताऊं संस्कृत मेरी छोटी क्लासों में अच्छी थी, जब 6 या 7 8 में पढ़ता था तो मेरे 90 में से 88 मार्क्स आए थे और वो भी तब आए थे उस स्कूल की जो प्रिंसिपल थी वो हमें संस्कृत पढ़ाती थी, तो मेरे 88 मार्क्स आए थे। तो मैं वीक नहीं था उस समय, तो वो प्राचीन काल की बात हो गई। ओके, तो सर्वो दस्ती ये मिल गया आंसर। देखिए दस्ती, ये रहा दस्ती, सही है। और आप देख लेना चारों शब्द में से ये जो बचे 3 शब्द हैं ये पैराग्राफ में मिलेंगी नहीं आपको, है ना ट्रिक जबरदस्त, आगे आंसर। तो इसी तरह से क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, उनको भी ऐसे सॉल्व कर देना। तो ये हमारे गद्य और पद्य के 15 क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। गद्य में 9 से 10 तक करता है वेरी, और इसमें 5 से 6 मिल जाएंगे, टोटल 15 पूछे जाते हैं। बचे 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी शिक्षण शास्त्र पर मिलेंगे। तो इसमें अब आप क्या नोट कर सकते हो तो कर लो, करना चाहो तो कुछ चीज़ें देख लेना ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। और मैं अब करता हूँ, अब पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरह से सॉल्व करने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि 15 क्वेश्चन में भी से 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आप कर ही दोगे आसानी से। ओके, 4-5 क्वेश्चन तो
बिल्कुल जीरो लेवल का आप जो है कैंडिडेट कर देगा, ऐसे होते हैं। और उससे ऊपर कर दोगे आप थोड़ा दिमाग लगा के तो वो आपको ही बेनिफिट करेगा। तो चलिए उस पर चलते हैं। इसे आप नोट करना चाहें कुछ तो कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए, तो ये मैंने यहाँ पर पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन लिए, इनके द्वारा हम समझते हैं कि संस्कृत पेडागोजी को किस तरह से आपको सॉल्व करना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि संस्कृत पेडागोजी की अलग से टेंशन मत लेना कि कहीं से हमें क्या किताबें लें या नोट्स लें, कुछ नहीं लेना। हिंदी वाली पेडागोजी तैयार रखना, अच्छे से पढ़ना, वही पेडागोजी आपको संस्कृत में ही मिलती है। बस ये कि लैंग्वेज संस्कृत में मिलती है। दूसरा, जो सीटेट एग्जाम में संस्कृत पेडागोजी पूछी जाएगी आपसे, उसमें 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर दोगे। उसमें कोई ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपकी थोड़ी सी बेसिक आपने हिंदी की पेडागोजी पढ़ी हुई है तो आप उन क्वेश्चनों का आंसर दे पाओगे। तो बस हो जाएंगे आपके 20 अराउंड। और अब बचे हुए क्वेश्चनों में भी अब अगर 2-3 कर लेते हो तो आपका 20+ स्कोर पहुँच जाएगा, और जो कि कर लोगे। बस किस तरह से एक स्ट्रेटजी आपको चाहिए, किस तरह से तैयार करना है, वो अभी मैं बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को बता दूं मैं, सॉल्व कैसे करना है, कुछ पॉइंटें बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत तैयार कैसे करनी है सीटेट एग्जाम के लिए। तो देखिए, ये पेडागोजी का एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषा नाम किम। इसमें बोला गया है कि मातृभाषा आधारित जो बहुभाषावाद है उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या अर्थ है। बहुभाषावाद आप जानते हो, एक से अधिक भाषाएं होना। और मातृभाषा क्या होती है बच्चे की मातृभाषा वो होती है जो उसके आसपास या उसके समाज में जो बोली जाती है। आप देखते हो ना, सभी की अपनी सामाजिक भाषा कुछ अलग होती है, अपने जहाँ वो अपने या तो किसी विलेज में या सिटी में रहते हैं तो उनकी एक अलग तरह की भाषा होती है, वो उनकी मातृभाषा होती है। तो उसकी ये बात कर रहा है। अब आपने पढ़ा होगा मातृभाषा में, आपने खूब पेडागोजी में पढ़ा होगा कि जो बच्चे को अधिगम जो उसको पढ़ाना है आपको उसकी मातृभाषा में पढ़ाना है, ये तो आपने खूब पढ़ा होगा, सही है। अब ऑप्शन देखते हैं और आंसर लगाते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये सुन लो, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रश्न का आंसर देने के 2 तरीके होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं ना, इनके आंसर देने के 2 तरीके हैं। इनमें से पहला तरीका है कि आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका अगर आप उत्तर जानते हो तो डायरेक्ट आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लगा दोगे। दूसरा तरीका ये है कि देखिए 4 ऑप्शन है, 4 में से 1 सही होगा, 3 गलत हैं। अगर आप 2-3 गलत कर देते हो कि हाँ जी ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो बचा हुआ आपका आंसर मिल जाएगा आपको आसानी से। तो देखिए हम उसी ट्रिक को यूज़ करेंगे। हमें पूछा गया है मातृभाषा आधारित बहुभाषा नाम किम। वैसे तो आप थोड़ा सा तो अर्थ निकाल ही पा रहे हो, यार ये मातृभाषा बोला गया है, ये बहुभाषावाद बोला गया है, तो इसके अनुसार आप निकाल सकते हो। यहाँ आप देखिए ऑप्शन ए पढ़िए, केवल मातृभाषा या अधिगम। अब बताइए, सीटेट एग्जाम में कुछ वर्ड होते हैं, अगर वो ऑप्शन में यूज हों तो वो ऑप्शन कभी नहीं होते। मैं आपको एक वीडियो दूंगा, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनसे आप ऑप्शनों को गलत कर सकते हो। जैसे केवल अगर किसी ऑप्शन में आ गया तो वो कभी भी ऑप्शन नहीं होता है, केवल वर्ड आ गया तो ये कभी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, मातृभाषा माध्यमेन अधिगम। मातृभाषा में अधिगम हो, उसमें पढ़ाई हो, हाँ ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नहीं लगाना। एक और पॉइंट अभी मैं आपको बताऊंगा। सी ऑप्शन पढ़िए, प्रथम मातृभाषा या अधिगम तदंतरम अधिकानम भाषाणाम योग है, ये भी सही है, ये भी हो सकता है। डी ऑप्शन पढ़िए, अनेक भाषाणाम विदेशी भाषाणाम च मातृभाषाणाम अध्ययनम। इसमें देखिए क्लियर बोला गया है कि भैया पहले बच्चे को विदेशी भाषा पढ़ाओ, फिर उसके बाद मातृभाषा पढ़ाओ। क्या ऐसे पढ़ाना है हमें? नहीं, अरे बच्चे को पहले मातृभाषा पढ़ानी है उसकी, फिर कुछ पढ़ाना है। इसमें कह रहा है पहले विदेशी पढ़ा दो भैया, अंग्रेजी पढ़ा दो पहले, चाहे वो हिंदी समझे या ना समझे। तो ये गलत ना हो गया ऑप्शन, ऐसा नहीं करना है। तो 2 ऑप्शन गलत कर दिए कॉमन सेंस से बस। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, और ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं। लेकिन सीटेट एग्जाम में आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें 2 विकल्प थोड़े मतलब सही होंगे, लेकिन आपको उनमें से कौन सा ऑप्शन लगाना है? आपको वो ऑप्शन लगाना है जिसका जो है आंसर, जिसका उत्तर व्यापक हो, जो बड़े स्तर का हो। ओके, जिसका उत्तर व्यापक हो, ध्यान देना, जिसका मीनिंग व्यापक हो, जिसका अर्थ व्यापक हो, जिस ऑप्शन का, वो आपको लेना है। यहाँ पर आप देखिए मातृभाषा माध्यमेन अधिगम, इसमें कहा गया है कि मातृभाषा पर आधारित अधिगम कराना है, बात सही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन पढ़िए, प्रथम मातृभाषा या अधिगम, इसमें बोला गया है कि पहले मातृभाषा में अधिगम, तो सही तो है। तो ऑप्शन बी तो देखो इसी में समाहित किया हुआ है कि नहीं। और प्लस इसमें क्या जोड़ा गया है, तदंतरम अधिकानम भाषाण योग, पहले मातृभाषा पढ़ाओ फिर उसके बाद दूसरी भाषा पढ़ाओ। तो सही बात तो है, यही तो हमें करना है कि पहले बच्चे को मातृभाषा पढ़ानी है, फिर उसके बाद दूसरी भाषाएं पढ़ानी है।
तो कौन सा व्यापक उत्तर हो गया, किसका व्यापक अर्थ है, इस वाले का है। देखो इसमें ज़्यादा चीज़ें बोली गई हैं तो ये ऑप्शन सही होगा। और वैसे भी ऑप्शन बी तो देखो इसी में समाहित हो रहा है, तो इस तरह से देखो दोनों ऑप्शन सही थे, लेकिन हमें व्यापक लगाना होता है, जिसका व्यापक अर्थ हो। ये बात ध्यान रखना, ये आपको बहुत से क्वेश्चनों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और एक और बात, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं ऐसा नहीं है, ऐसा होता है कि हाँ यार ये बी ऑप्शन मिल गया, देखो अगर मैं यहीं से लगा के चले जाता तो मेरा गलत उत्तर ना हो जाता, तो इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो व्यापक जिसका अर्थ होगा वो ऑप्शन आपको लगाना है। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, इसमें बोला गया है विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति ज्ञाते। तो जो विद्यालय आधारित जो भाषा शिक्षा नीति है उसमें क्या कहा गया है, ये तो आपने पढ़ा होगा कोठारी आयोग में, क्या कहा गया है, त्रिभाषा सूत्र। पेडागोजी में क्या वैसे भी पढ़ा होगा आपने, बीएड या कुछ किया होगा, तो उसमें त्रिभाषा सूत्र पढ़ा होगा ना, जिसमें कहा गया कि बच्चे की पहले मातृभाषा, फिर हिंदी और फिर अंग्रेजी। तो आप देख सकते हो ये रहा त्रिभाषा सूत्र। तो ये हो गया ऑप्शन है। इसमें कौन सी अर्थ निकालने की ज़रूरत पड़ी, शिक्षा नीति, विद्यालय भाषा शिक्षा नीति। विद्यालय भाषा की जो शिक्षा नीति है वो क्या कहती है कि त्रिभाषा सूत्र, जिसमें आपको बच्चे को मातृभाषा पढ़ानी है, हिंदी पढ़ानी है और फिर अंग्रेजी। हो गए ऑप्शन, इस तरह से हो जाएंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चन आप बिल्कुल वीक हो तो आसानी से कर लोगे, बस कॉमन सेंस थोड़ा रखना, इतना तो रखना ही पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना कि हमने हिंदी में क्या पेडागोजी पढ़ी है। तो देखिए यहाँ पर कोई ज़्यादा अर्थ निकालने की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी, सिमिलर वर्ड यूज़ होते हैं। कुछ होते हैं क्वेश्चन मिलेंगे जिनके अर्थ थोड़े डिफिकल्ट पड़ेंगे, तो वो नहीं होंगे, इट्स ओके। 20 या 20+ हो गया, इसको आसानी से हमारा हो जाएगा काम। तो इस तरह से आप करोगे। अब ये तो हो गया। अब दूसरा आता है तैयारी कैसे करनी है संस्कृत की। ध्यान देना, कोई बुक वगैरह मत लेना सीटेट एग्ज़ाम के लिए, कोई अदर एग्ज़ाम करो तब ले लेना, लेकिन इसमें ग्रामर नहीं पूछी जाती तो बुक वगैरह मत लेना, ग्रामर तो आती नहीं है। करनी कैसे तैयारी, पेडागोजी हिंदी वाली पढ़ते रहना। दूसरा प्रीवियस करना, बस प्रीवियस सॉल्व करते रहना, कम से कम 2 बार प्रीवियस सॉल्व करनी है संस्कृत के। 2 बार कैसे, देखिए पैराग्राफ तो 1 बार ही कर लेना, जरूरी नहीं है 2 बार करो पैराग्राफ, लेकिन पेडागोजी को संस्कृत कम से कम 2 से 3 बार करना, कम से कम 2 बार तो करना। उससे आपका ये होगा कि संस्कृत में कुछ शब्द होते हैं पेडागोजी में जिनके अर्थ आपको मालूम पड़ जाएंगे, वो बार बार यूज होते हैं क्वेश्चनों में। तो जब आप पेडागोजी करोगे तो वहाँ से उनके अर्थ आपको मालूम पड़ जाएंगे, तो इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो ध्यान रखना, तैयारी हो जाएगी, बस प्रीवियस करना 2 बार, मिनिमम 3 बार कर लो तो बहुत ही अच्छा है, मिनिमम 2 बार तो करने ही हैं। ओके, पहली बार में तो पूरी करनी है पैराग्राफ भी पेडागोजी, और दूसरी बार में केवल पेडागोजी कर लेना, फिर तो पेडागोजी ही करनी है आपको, क्योंकि पैराग्राफ तो आप कर लोगे, मैंने बता दिया, पेडागोजी भी आप कर लोगे और अच्छा सेंस बन जाएगा। और हो सकता है कि आप 25 तक भी पहुंच जाओ और इससे प्लस भी कर सकते हो अगर पेपर अच्छा है। थोड़ा सा पेपर पर भी डिपेंड करता है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी नॉलेज पर ही सारा कुछ पेपर डिपेंड करे कि आपके मार्क्स कैसे आएंगे, दूसरा पेपर पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको मिला है ना। कभी कभी डिफ़िकल्ट मिल जाता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से आपको लेके चलना है। तैयारी मैंने बता दी, प्रीवियस करना, बस बुक वगैरह कुछ मत लेना और आसानी से आपका संस्कृत लैंग्वेज हो जाएगी। तो देखिए इस वीडियो में मुझे यही बताना था, मैंने बता दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक तो कर ही दीजिए वीडियो को। दूसरा, अगर आपको सीटेट एग्ज़ाम में किसी टॉपिक या फिर कुछ पढ़ना हो, किसी में प्रॉब्लम होती हो तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसे पढ़ा दूँगा। इसके अलावा और क्या करना है आपको, चलिए और कुछ नहीं करना, कमेंट करके भी बता देना कैसा लगा वीडियो। तो इस वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।